आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हुआ और अपने अध्यक्ष महाभाग से अनुमति लेकर के अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आज का जो विषय है, गुरु शिष्य की टूटती परंपरा के दंश को जीते हुए जो एक भावात्मक क्षरण हुआ है, उसी को आज का विषय संबोधित है। उसकी जो अंतर्वस्तु है, उसकी जो अंतश्चेतना है, यानी एक तरह से कहें तो हमारे तिवारी जी का मंतव्य है कि गुरु शिष्य के बीच का जो भावात्मक तादात्म्य है या जो श्रद्धास्पद संबंध है, वह टीचर टाट रिलेशंस में रिड्यूस हो गया है। अब घटित हुआ है शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों में, यानी वस्तुनिष्ठता आई है। यह वैज्ञानिक युग की देन भी है, क्योंकि जो वैज्ञानिक प्रत्यय है वह चीजों को टेस्टेड एंड वेरीफाइड करके स्वीकार करता है, परीक्षित और प्रमाणित करने के बाद स्वीकार करता है। तो आत्मनिष्ठता की जगह कहीं न कहीं वस्तुनिष्ठता ने ले ली है। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो शिक्षा की जो मूल परंपरा थी वो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होती थी, और वानप्रस्थ आश्रम में 50 वर्ष के बाद जो गुरु हुआ करता था वह 50 से 75 तक शिष्य को ज्ञान दान या विद्या वितरण किया करता था। और बहुत पहले अगर पुरातन युग में हम देखें तो छापे के मशीन की व्यवस्था नहीं थी, और स्मृति परंपरा से जो भी हमारा ज्ञान कोश है, ज्ञान मंजूषा है, वो सुरक्षित रही। जो मेधावी शिष्य रहे उन्होंने गुरु द्वारा बार बार उच्चारित श्लोकों को उसी रूप में याद कर लिया और परावर्तित भी कर दिया। जो सफल शिष्य है, सच्चा शिष्य है, वह गुरु का आईना होता है और वह उसे पूरा प्रतिबिंबित कर देता है। तो स्मृति कहीं न कहीं उसके बीच में रही, लेकिन वह शिक्षा विचार परक हुआ करती थी, उसमें विचारों का निवेश होता था। बाद में लौट करके कहीं न कहीं प्रत्यावर्तन के बाद, एक चक्र घूमने के बाद, समय की गति जो है वो चक्रीय भी मानी गई है और सरल रेखिक भी मानी गई है, अलग अलग विचारधाराएं। तो लौट कर हम पुनः उसी जगह आ गए और स्मृति परकता को लोगों ने ज्यादा उस पर ध्यान देना, फोकस करना शुरू कर दिया, यानी चीजों को रटाना। बच्चे कहते हैं कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटो दिन को सफा। तो जो रासायनिक अभिक्रियाओं के फार्मूले और तमाम सारी चीजें, उनको रटना पड़ता है। तो जो विचार परकता थी, विचार करने की जो एक मौलिक भाषा या जो एक मौलिक ढांचा था, उस चिंतन पद्धति में कहीं न कहीं परिवर्तन आया और आज की शिक्षा विचार प्रधान न होकर पुनः स्मृति प्रधान हो गई, योग्यता प्रधान न होकर डिग्री प्रधान हो गई। क्योंकि श्योर सीरीज और गाइडें और निर्देशिकाएं आई जिन्होंने शॉर्टकट बच्चों को सफलता के सूत्र देना शुरू कर दिया, जो आज अल्ट्रा मॉडर्न या उत्तर आधुनिक युग के चिंतन की धुरी भी है कि कैसे साध्य हमारा अगर सही है तो साधन गलत भी है, तो शॉर्टकट से हम सफलता प्राप्त कर लें। यह आज का जीवन सूत्र भी है, यह जीवन दर्शन भी बन गया है। तो कहीं न कहीं जो वह गुरु और शिष्य के बीच जो श्रद्धास्पद संबंध था, जो शिष्य गुरु को ईश्वर के रूप में देखता था, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदिते। या तुलसीदास जी ने भी, कबीरदास जी ने भी गुरु की जो वंदना की, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, यानी वह द्विभाषिया है, वह ईश्वर की भाषा भी जानता है और मनुष्य या शिष्य की भाषा भी जानता है, दोनों के बीच की एक कड़ी है। तो इस प्रकार जो आस्था परक दृष्टि थी उसका अवमूल्यन हुआ, और कहीं न कहीं जो आज
के युग में व्यावसायिकता हावी हुई और व्यावसायिकता या वाणिज्यिक बुद्धि के हावी होने के नाते ट्यूशन कोचिंग संस्थान धीरे धीरे करके डेवलप हुए। तो जो गुरु शिष्य के बीच में एक आस्था का श्रद्धा का संबंध था, श्रद्धया लभते ज्ञानम महाभारत का सूत्र है, उसमें परिवर्तन आया और आज ज्ञान भी एक पण्य वस्तु हो गया। ज्ञान भी एक पण्य वस्तु है, अब तो आत्मा तक बिक चुकी है इस उपभोक्तावादी संस्कृति में। भोगवादी संस्कृति अब इस वैश्वीकरण और बाजारवाद के दौर में उपभोक्तावादी संस्कृति में अपघटित हो चुकी है। तो कहीं न कहीं यह सब जो युगीन परिवर्तन आया है, वैसे अगर मिथकीय चेतना को हम व्याख्यायित करें, विश्लेषित करें, तो मुझे लगता है कि गुरु शिष्य की परंपरा तो उसी दिन टूट गई थी जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बिना शिक्षा दिए उसका अंगूठा काट लिया था। और आज भी हम देखते हैं कि शिक्षण संस्थानों में, खास करके माध्यमिक और प्राथमिक में यह प्रवृत्ति ज्यादा है, मुखरता के साथ है। गुरु बिना ज्ञान दिए, बिना पढ़ाए वेतन उठा रहा, बिना ज्ञान दिए वेतन उठा रहा है। तो वृत्ति भोगी तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अपने कर्तव्य पद से च्युत होने के बाद वह द्रोणाचार्य की भूमिका में आकर खड़ा हो गया। और परशुराम जी यद्यपि बड़े महनीय मनीषी हैं, प्रणम्य हैं, लेकिन कर्ण को उन्होंने ज्ञान देने के बाद उनसे विद्या प्राप्त करने की उसने कीमत चुकाई, अपनी पहचान छिपा करके ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने अभिशाप दे दिया कि जब तुम्हें बहुत जरूरत होगी मेरी दी हुई विद्या की तो तुम उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आज की शिक्षा भी अभिशप्त हो गई है। मैं मुलायम सिंह के या अखिलेश के शासन को देखता हूं तो मुझे याद आता है कि लगता है कि सरस्वती के चित्र को किसी ढीठ बच्चे ने बिगाड़ दिया है और उसमें सरस्वती का जो वाहन है यानी हंस, हंस की जगह उल्लू का चित्र उभर आया और जो शिक्षण संस्थान है उसकी जगह एक मल्टी कॉम्प्लेक्स उभर के चला आया। यानी जो व्यवसायीकरण है शिक्षा का पूरी तरफ, तो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की तरफ दीवानगी है सरकार का। या अंतरिम रूप से अगर देखें तो आंतरिक प्रकोष्ठ के रूप में अगर पूरी तरह से निजीकृत संस्था या स्ववित्त पोषित संस्था नहीं है, तब भी उसमें कहीं न कहीं शिक्षा में अगर 12 शिक्षकों की जरूरत है, 15 शिक्षक की जरूरत है, तो 3 या 4 एडेड शिक्षक हैं, बाकी 5, 7, 10 पीटीए टीचर से काम चला रहा। तो इस तरह से एक निजीकरण के प्रति सरकार की जो दीवानगी है वह कहीं न कहीं इस संत्रास को झेलने के लिए भी विवश कर रही है। पहले यह माना जाता था, गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गु शब्दस्त्वंधकार स्यात्, रु शब्दस्तन निरोधक, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, रु शब्द का अर्थ होता है रु का अर्थ होता है दूर करने वाला। तो जो हमारे भीतर के अज्ञानांधकार को, निविड़ांधकार को दूर कर दे, अज्ञान की, निराशा की तमिश्रा को, कल दीपावली थी, उसको प्रतीक के रूप में हम ले सकते हैं, उसको दूर कर दे, अपहरित कर ले और ज्ञान का आलोक हमारे भीतर, आशा का प्रकाश विकीर्ण कर दे, वह गुरु है। और सदगुरु जो सत्य को प्राप्त कराए, जो ईश्वर को लखाए, वो सदगुरु है। आज शिक्षक शिक्षार्थी संबंध है, शिक्ष धातु से शिक्षक बना हुआ है, शिक्ष माने सीखना। तो हम सिखाते हैं बच्चों को, और सीखना ये जीवन पर्यंत की अनवरत प्रक्रिया है। तो कहीं न कहीं जो शब्दों का की जो अर्थ संवेदना है उसमें परिवर्तन होता आया, या बल्कि कहने गुरु शब्द का अर्थापकर्ष हुआ। अगर हम पारिभाषिक शब्दावली में उस टर्मिनोलॉजी में बात करें तो गुरु शब्द का अर्थापकर्ष हुआ। और गुरु हमारे भीतर के अंधकार को दूर नहीं करता, बल्कि हमें कुछ सूचनाओं से समृद्ध करता है, हमारे भीतर इंफॉर्मेशन कल्टीवेट करता है। और आज तो सूचना क्रांति का युग है, दिमाग को हमने निरस्त कर दिया है, करीब करीब उसे विश्राम दे दिया है, और सारी चीजें सूचना तकनीकी के माध्यम से, जो इंद्रजालिक तकनीकी है, बाजारवाद है, पूंजीवादी व्यवस्था है, और वर्चस्वी जो राजनीतिक संस्थानों का गठजोड़ है, इन सब ने मिलकर के एक जादुई यथार्थ को उत्पन्न किया है, और शिक्षा भी उससे अछूती नहीं रही। तो यह सब जो परिवर्तन आए हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या माध्यमिक शिक्षण संस्थान हो, प्राथमिक की तो बात करना ही बेकार है। तो उन सब में अगर समेकित रूप से हम देखें, समग्रता में देखें, तो सब में कहीं न कहीं
क्षरण आया है। आचार्य विनोबा भावे ने कभी कहा था कि यदि शिष्य कोई अपराध करता है तो उसका दंड उसके गुरु को देना चाहिए। आज हम जो शिक्षा, अर्थकरी शिक्षा, केवल अब बच्चे पीएचडी छोड़कर मैनेजमेंट की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो लोगों को मोटे वेतन का आकर्षण दे रही हैं। तो धीरे धीरे व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति का प्रतिफलन हम विभिन्न रूपों में देख रहे हैं, अनेक आयामों में देखने को मिल रहा है। और जो उच्च शिक्षा है या जो गंभीर गहरी शिक्षा है, जो विश्लेषण परक शिक्षा है, जो हमारे भीतर विचारों का संवर्धन करती है, वैचारिकी का प्रवर्तन करती है, उसका कहीं ना कहीं क्षरण हुआ है। तो निश्चित रूप से हमें इन सब स्थितियों से उबरना होगा। आज कुकुरमुत्ते की तरह शिक्षण संस्थान खुलते चले जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा का विस्तार हो रहा है, विकास नहीं, उन्नयन नहीं, बल्कि उन्नमन हो रहा। मैं एक त्रासदी से गुजरता हूं जब देखता हूं कि जो कमीशन से आए हुए शिक्षक हैं उनकी कोई रुचि पढ़ाने में नहीं। योग्य हैं वो, तभी कमीशन ने उनको चुना है, लेकिन उनकी रुचि पढ़ाने में नहीं है। अब उनकी योग्यता का हम क्या करेंगे? और जो इंटर बीए करके या एमए करके हार्डली और इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेजों में पढ़ाने लगे हैं, वे योग्य नहीं है, लेकिन मेहनत करते हैं, मेहनत करना पड़ता है। वे अपने को निचोड़ देते हैं द्राक्षारस की तरह और अपनी जवानी की लाश पर संस्था की इमारत खड़ी कर देते हैं। तो दोनों में एक बड़ा विडंबनापूर्ण स्थिति है, विरोधाभास है। क्या किया जाए? शिक्षा का क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सरकार तो निजीकरण की तरफ जा रही, और जाने का कारण ही यही है कि जो मोटे वेतन पा रहे हैं वो पढ़ा नहीं चाहते। उनकी जो उत्पादकता है सरकार की दृष्टि में, उनकी उत्पादकता क्षरित हुई है या समाप्त प्राय है। तो वो सोचते हैं कि 80,000 में 80,000 वेतन क्यों दे किसी शिक्षक को, हम उसमें 8 या 10 शिक्षक रखकर 8,000 10,000 दे करके उनसे पढ़वाएंगे, और सेवा सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा दोनों जब बाधित होगी तो वो डर करके, भयभीत होकर के मेहनत से पढ़ाएंगे। तो ये जो सरकार की सोच है, और कई बार साइलेंट जो गुप्त ऊष्मा होती है, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद तापमान नहीं बढ़ता। तो मैं देखता हूं कि जिन विद्यालयों में शिक्षक इंटर कॉलेजों में जहां 15 होने चाहिए, 4 7 6 7 3 4, एक शिक्षक प्रधानाचार्य प्रिंसिपल रह गया, वो भी चला गया, ग्रांट खत्म हो गई। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं यह जो निजीकरण शिक्षा का हो रहा है वह इसमें और आग में घी का काम कर रहा है। तो इस हवन कुंड में हम अपनी वैचारिक संविधा कैसे डालें? क्योंकि शिक्षा जो कह लें कि निजीकृत शिक्षा है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत जबरदस्त हैं, क्योंकि वहां शिक्षक का जाने अनजाने, गाहे बगाहे शोषण बहुत होता है। और आज का शिक्षक तपस्वी नहीं है, आश्रमी व्यवस्था में नहीं जी सकता। उसके पीछे, उसकी पृष्ठभूमि में एक परिवार है जिसका वो योगक्षेम वहन करता है, भरण पोषण करता है, उसका पालन कैसे हो? तो कहीं ना कहीं उस शिक्षक का, जिसकी स्थिति बौद्धिक श्रम का इतना अवमूल्यन हुआ कि एक मजदूर से भी चौथाई मजदूरी, दैनिक मजदूरी एक शिक्षक को मिलती है प्राइवेट संस्थानों में या सरकारी संस्थानों में भी। जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनकी त्रासदी है कि उन्हें पॉकेट खर्च या पेट्रोल खर्च से ज्यादा संस्था दे ही नहीं पाती। तो यह जो है, ये निजीकृत शिक्षा का अभिशाप है, लेकिन सरकार इसी तरफ बढ़ रही है। तो इन सब स्थितियों पर कहीं ना कहीं हमें मतलब अंकुश लगाना होगा। लेकिन हम कैसे अंकुश लगा पाएंगे? एक विधायक, सांसद, मंत्री या शिक्षा मंत्री की न्यूनतम योग्यता निरक्षरता है। लोकतंत्र में हमारे यहाँ मत प्राप्ता को तो छोड़िए, मतदाता को तो छोड़िए, मत प्राप्ता का भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित जबकि होना चाहिए मतदाता का भी। तो ऐसे लोग जब नीति निर्धारण करेंगे एसी में बैठकर, वातानुकूलित कमरों में बैठकर, उन्हें जमीनी हकीकत, जो यथार्थ बोध है, उससे अनभिज्ञ होंगे, परिचय नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा, तो ऐसी ही नीतियां वो थोपते रहेंगे, बनाते रहेंगे। अपनी सुविधाओं में, अपनी पेंशन में वो कोई कटौती नहीं करते। मिलिट्री को छोड़ करके अर्धसैनिक बलों तक का पेंशन समाप्त हो गया, लेकिन सांसद, विधायक, बल्कि 2 बार अगर वो हो जाए तो 2-2 पेंशन उठा रहे हैं, 2 महीने भी रह लें तब भी। तो यह जो विसंगति है, विडंबना है, असमानता है, विषमता है, अन्याय है, वो दूर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, शिक्षक संपूर्ण समाज तंत्र का जनक है। वह डॉक्टर पैदा करता है, इंजीनियर पैदा करता है, कलाकार पैदा करता है, वैज्ञानिक और राजनेता पैदा करता है, डैश पैदा करता है। लेकिन यही राजनेता उसी अनुशासता शिक्षक के अनुशासता बन जाते हैं और उससे शिक्षक से शिक्षणेतर काम लेते हैं, चुनाव ड्यूटी लगा देते हैं। तो अब तो डिग्री कॉलेज तक इसका विस्तार हो गया है।
पीठ पर आसीन बैग पीठासीन अधिकारी बना देते हैं। ये इतना सुंदर शिक्षक का सम्मान किया है इन्होंने, अपने जन्मदाता को, शैक्षिक जन्मदाता को ये भूल गए कि जिसने उन्हें पैदा किया। और एक आईएएस की कॉपी कौन जांचता है? कोई प्रोफेसर ही जांचता है। लेकिन जिन्होंने उनको उस कुर्सी पर, आईएएस की कुर्सी पर पहुंचाया, पहुंचने के बाद उन्होंने जैसे छत पर चढ़े सीढ़ी गिरा दें, ऐसे वो अपने शिक्षक को भूल गए। अगर शिक्षक के प्रति उनके मन में सम्मान होता, श्रद्धा होती, कायदे से तो हमें प्राइमरी टीचर के प्रति भी उसी तरह श्रद्धावनत होना चाहिए, लेकिन वो भावबोध नहीं रहा। ठीक है, हम नहीं कहते कि हम आश्रम के युग में लौट जाएं, लेकिन आज के युग संदर्भों में हम कहीं ना कहीं एक अंतःक्रिया, इंटरेक्शन तो कर सकते हैं। और प्राचीन युग और जो अर्वाचीन युग है या अल्ट्रा मॉडर्न है, पाश्चात्य और पौर्वात्य संस्कृतियों का संश्लेष करते हुए ये उस समेकित संरचना में एक कहीं ना कहीं कोई नए विचार सूत्र हम अन्वेषित कर सकते हैं। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था है शायद इसके लिए तैयार नहीं है। जो एक विद्रूप है शिक्षा का, कहीं ना कहीं उसकी तरफ हमें समझना होगा। और आप देखें, अब तो कैमरे वैमरे लग गए, कोई बात नहीं है, कैमरे लग गए, राउटर लग गए, वॉइस रिकॉर्डर लग गए, वरना और तब भी इसके बावजूद मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे बड़े कौशल से कॉपी में रुपए रख देते हैं। अब जो केंद्रीय मूल्यांकन हो रहा है, चाहे वो डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर हो या इंटर कॉलेज लेवल पर, तो वहां जल्दी जल्दी जो नोट्स हैं वो नोट का पर्याय है। जितनी कॉपी जांच लेंगे उतने पैसे मिलेंगे, तो एक औसत मार्किंग करते हुए लोग चले जाते हैं, यानी अपने दायित्व बोध से च्युत हैं वो। और बच्चे का, जो अच्छे बच्चे हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, उनके अंक अच्छे नहीं आते, क्योंकि उन्हें तो जनरल मार्किंग करनी है। और शायद उनकी इस कर्तव्यहीनता का पुरस्कार बच्चे कॉपियों में नत्थी कर देते हैं, और पैसे पाने के बाद उन्हें वो पास भी कर देते हैं, जो कतई पास होने लायक नहीं है। तो यह सब जो स्थितियां आई हैं, उन पर कहीं न कहीं नए सिरे से हमको विचार करना होगा। हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही, और इस शिक्षण व्यवस्था जो आज की आधुनिक, आप देखें वैश्विक लेवल पर देखें, जो शिक्षण संस्थान, आईआईटी जो सेंटर्स हैं, विश्वविद्यालय हैं, और चाहे मेडिकल के हो या ऐसे जो नॉर्मल सामान्य विश्वविद्यालय हैं, उनकी रैंकिंग आप करके देखें तो हम कहाँ खड़े होते हैं। पूरे विश्व का जब इंडेक्स बनाया जाता है तो हम कितने पीछे खड़े होते हैं, और यहाँ हम डींगे हाँकते हैं विश्व गुरु होने का। तो विश्व गुरु क्या ऐसे बनेंगे? मैं सरकार से पूछता हूं, ठेके पर निगमीकरण हो रहा चुनाव प्रक्रिया में, ठेके पर शिक्षक, ठेके पर कर्मचारी, देश को विश्व गुरु बनाने के ठेकेदारों, क्या केवल सरकार ही रहेगी? सरकारी क्यों सरकार रहेगी? इन्हें भी ठेका पर दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री पद भी आरक्षित कर देना चाहिए, लेकिन वो नहीं होगा। संसद में अपने हिसाब से अरविंद केजरीवाल भी आए तो 4-4 गुना वेतन बढ़ा दिया, जिनका जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन की कोख से जन्म हुआ था, लेकिन आए सूरज पुत्रों की आंखों में भी झीलें उग आई हैं। सूरज पुत्र थे, लेकिन उनकी आंखों में भी झीलें उग आई, और वहां भी भ्रष्टाचार के निदर्शन हमें प्राप्त होते रहे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो राजनीतिक सत्ता है वह केवल अपनी सुविधाओं के संकलन आयोजन में ही व्यस्त है। चुनाव की रैलियां कराने में कोई कटौती नहीं होगी। सब्जी हम खरीदेंगे डिजिटल पेमेंट के द्वारा, डिजिटल ट्रांजैक्शन के द्वारा, लेकिन जो चंदे वसूले जाएंगे पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के, वो आप जैसे दे सकते। तो यह सब जो विसंगतिपूर्ण व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उसे हमें प्रश्नांकित करना होगा, और प्रश्नांकित करने के लिए हमें इस विमर्शात्मक स्वरूप को, जो शिक्षा के प्रति जो संगोष्ठी हो रही है, उसको आंदोलनात्मक तेवर या भंगिमा प्रदान करनी होगी, क्योंकि सरकार बहुमत से डरती है, वोट बैंक से डरती है, तो हमारी वैचारिकी से नहीं डरती, क्योंकि धीरे धीरे वैचारिकता की धार को कुंठित करना, कुंद करना बहुत अच्छी तरह जानती है। कैसे रस्मी बना करके इन आंदोलनों को, इन प्रतिरोधों को रस्मी बना करके इन्हें एक तरह से प्रभाव शून्य या निरस्त किया जा सकता है, यह सरकार बखूबी जानती है। इसलिए कहीं न कहीं
इंक्रीजिंग पोजीशन हमारी होनी चाहिए कि आज हमारी गोष्ठी को अगर 50 लोगों ने सुना तो कल कम से कम 500 लोग सुने, और इस प्रकार से एक यूरेनियम की तरह विचार श्रृंखला बने तो आणविक विस्फोट होगा। और कहीं न कहीं इस क्रांति के सूत्रधार के रूप में हमारे तिवारी जी, डॉक्टर रामनारायण तिवारी जी सफल होंगे, और तब सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर सकते हैं, और यही उसकी सफलता का सूत्र होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो गुरु शिष्य के बीच जो भावात्मक संबंध थे, श्रद्धास्पद संबंध थे, आज क्षरित हुए हैं, और यह हमारी सामाजिक संरचना के लिए, सामाजिक समरसता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे, क्या बात है कि पैर छूते हैं गुरु के, माता पिता के भी घर पर, और वही जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इन संस्कारों से महरूम है। क्या गांधी जी कहा करते थे कि अपनी खिड़कियां हम खुली रखें जिसमें देश विदेश की हवा आ सके, देश विदेश की वैचारिकी आ सके, लेकिन गेहूं का आयात करने में विचारों का ऐसा आयात न कर दें कि खिड़की ही टूट टाट के निकल जाए। तो कहीं ना कहीं जो अपनी मौलिक पहचान है उसको हम सुरक्षित रखें, और पाश्चात्य आधुनिकता की, उत्तर आधुनिकता की आंधी है, उसमें अपनी मौलिक पहचान को, मौलिक अभिज्ञान को सुरक्षित रखते हुए ही हम आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। निश्चित रूप से जो उच्च शिक्षा है या जो विश्लेषण परक शिक्षा है, वैचारिक शिक्षा है, उसका उसमें क्षरण हुआ है, और इस पर सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। भारतीय हिंदी परिषद के 33वें अधिवेशन में मैं जबलपुर गया हुआ था, जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, तो प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो विभागाध्यक्ष थे उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जिस दिन हिंदी रोटी देने में समर्थ हो जाएगी उस दिन हिंदी का ज्यादा भला होगा, लेकिन ये शोध जो प्रवृत्ति है उसमें जो क्षरण होता आ रहा है उसके प्रति उन्होंने एक चिंता भी जाहिर की थी। तो कैसे हम शोध परक शिक्षा को, क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान भी तो शोध परकता को ही पर ही आश्रित है। कंप्यूटर के बाद सुपर कंप्यूटर कैसे आएगा, चांद के बाद मंगल ग्रह की चढ़ाई हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन हमारे पैरों के नीचे की जमीन जो खिसकती जा रही है उसे भी हमें देखना होगा, और पर्यावरण हमारा किस प्रकार प्रदूषित होता जा रहा है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में धरती ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो मनुष्यों के रहने लायक है। बाकी किसी ग्रह पर हम रह नहीं सकते, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं, तो इसको भी इतना गंदा प्रदूषित न बना दें कि अभी हमारे रहने लायक न रह जाए। और शिक्षा अगर बाधित होगी, उसमें कोई व्यवधान उपस्थित होगा, उसका क्षरण होगा, तो हमारी सामाजिक संरचना, सामाजिक ढांचा निश्चित रूप से हमारा कमजोर होगा, और यह जो धरती है यह प्रदूषित होगी। इसको कैसे झाड़ पोंछ कर हम खूबसूरत बनाएं, और इस शिक्षा व्यवस्था की जो विसंगतियां हैं, विद्रूप है, उनके नाखूनों को तराश कर कैसे हम खूबसूरत बनाएं, इसके संदर्भ में हमें एक समेकित रूप से विचार करना होगा। और इस विचार का सूत्रपात करने के लिए मैं तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका यह तथ्यात्मक वक्तव्य जो आधुनिक बोध से, आधुनिक युगीन बोध शिक्षा व्यवस्था की जो स्थितियां हैं इससे संबंधित यह आपका वक्तव्य है, बहुत ही सारगर्भित है, और निश्चित रूप से हमारे सरकार को देखने की आवश्यकता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि हम पढ़ लिख करके देश को सजाने और संवारने का कार्य कर रहे हैं, वहीं पर हमारे बीच में ऐसे मंत्री नेता बन करके उभर रहे हैं जिनको की शिक्षा व्यवस्था से और शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है, अंगूठा छाप लोग हमारे ऊपर अपना दायित्व निर्वहन करवाते हैं। तो निश्चित रूप से आपका यह वक्तव्य बहुत सराहनीय है, और हमें सोचना चाहिए अपने लिए, अपने देश के लिए, अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए। गुरु शिष्य परंपरा तभी अनवरत रूप से चल सकती है जब हम अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। कबीर ने एक वक्तव्य कहा है कि अपनी दोहे के रूप में कहा है कि जाका गुरु भी अंधला, चेला पड़ा निरंध्र, दोनों दूनू ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। तो जब गुरु अच्छी तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन करेगा तो शिष्य भी उसी तरीके से वह शिष्य का निर्माण भी करेगा, लेकिन उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं अगर वह उसे नहीं मिल पाएंगी तो कहीं ना कहीं यह गुरुतर दायित्व का निर्वहन करने में उसे इतने ज्यादा कठिनता और संघर्ष करना पड़ेगा कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो इस परंपरा में आपका वक्तव्य बहुत सराहनीय है। चूंकि एक सूचना देना चाहता हूं, हमारा यह जो जूम एप्लीकेशन है वह 40 मिनट बाद डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखें और जैसे ही डिस्कनेक्ट हो पुनः जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारे समक्ष डॉक्टर राजीव कुमार
राय सर, राजीव कुमार राय, अजीत कुमार राय सर का वक्तव्य बहुत सराहनीय रहा। हमारे बीच में अभी अभी आए हुए हैं प्रोफेसर GD शर्मा सर। आप कुलपति हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय से, और बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने सर थोड़ा सा मैंने बाद में जाना, और श्री राजीव ओझा जी के माध्यम से सर को मैंने कॉल किया, और सर ने सहर्ष मेरा यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। तो हमारे बीच में है, आप सिर्फ शिक्षा जगत में देश में ही नहीं विदेशों में भी आप चीज ग्रहण जा चुके हैं, और हर एक शिक्षा व्यवस्था को आपने देखा है। आप जिस ऊंचाई में है, वर्तमान में आप मेघालय में वाइस चांसलर हैं, और भी कई जगह आपने इस स्थिति को स्वीकार किया है। 332 रिसर्च पेपर आपके पब्लिश हैं, साथ ही 11-12 पुस्तकें भी पब्लिश हैं। इतने कार्य हैं आपके, इतने पुरस्कार हैं कि जिसका मैं अगर वर्णन करूं तो शायद समय ज्यादा लगेगा। तो मुकम्मल हमारे बीच में इंसान प्रोफेसर है। GD शर्मा सर हैं। हाँ श्रद्धेय जी 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 कुलपति जी 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 महोदय जी मुकम्मल इंसान है। जी 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 बिल्कुल। तो मैं सोच रहा हूँ कि सर का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो जी जाए। जी प्रोफेसर जी। GD शर्मा सर हैं। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, और मैं चाह रहा हूँ कि आप शिक्षा के उस मानक को तय किए हुए हैं जहाँ पर लोग सोचते हैं कि वहाँ पर मैं भी पहुँच जाऊँ। तो निश्चित रूप से आप हर एक पहलू से रूबरू हैं और जानते भी हैं। तो हम चाहेंगे कि माननीय सारगर्भित कुलपति जी वक्तव्य से की हमें उदारता करें। देखिए तिवारी जी की, आज उन्हें सूचित किया गया और उन्होंने कृपा पूर्वक आमंत्रण स्वीकार किया, जी 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 और बिल्कुल मैं सर, सिर्फ बिल्कुल। उन्हें प्रणाम करने और उनका आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ मौजूद। श्रद्धेय मुझे लगता है कुलपति सर जी को बोलने दें। जी जी बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि हम लोग जिस मानवता की खोज में रहते हैं, अगर इस तरीके से सहृदयी व्यक्तित्व हमारे पास हो तो निश्चित रूप से हमारा देश विकास की उस सीढ़ी को प्राप्त कर सकता है जिसकी कि हमें आकांक्षा और अपेक्षा है। प्रोफेसर GD शर्मा सर। जी जी जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। अभी अजीत कुमार राय जी का मैं आध्यात्मिक वक्तव्य सुन रहा था। बहुत ही आपने कवर अच्छा, काफी विषयों को आपने जो है इसमें लाया है, और जो गुरु सादर शिष्य प्रणाम सर राजीव। जी जी जी, मैं आपकी आवाज सादर पहचान रहा हूँ प्रणाम। जी। जो आज का जो शिक्षक या कहें गुरु और शिष्य परंपरा के ऊपर चुनौतियां एवं संभावनाएं, इसमें उपस्थित सभी